हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ठंडी बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव होने वाला हो और माहौल गर्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तक कई नेताओं ने हिंदू देवी देवताओं को जी भर भर के गालियां दी, लेकिन माहौल में कुछ खास गर्मी नहीं पैदा कर पाए। तो अब एक नया पैंतरा लेकर आए हैं मदनी साहब, मुसलमान लड़कियों के बारे में। अगर मदनी बोले और ओवैसी ना कुछ बोल पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें भी तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो आइए सुनते हैं दोनों क्या कहते हैं इस डिबेट में। अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। अरे तुम उसके बाद होता क्या, हमले शुरू हो जाते, हम पर हमले शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डॉग विजिल पॉलिटिक्स। ये मैंने आपको ओवैसी और मौलाना मदनी के बयान का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ सुनाया। खास तौर पर मौलाना मदनी ने कई बातें ऐसी बोली हैं जो समझ से बिल्कुल परे हैं, अलग हैं। मसलन फिलिस्तीन इजराइल युद्ध से देश में सांप्रदायिकता बढ़ गई है। क्यों, ऐसा क्यों मदनी साहब आपको लगता है? आपने इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मुस्लिम लड़कियों के लिए देश में अलग से स्कूल कॉलेज खोले जाने चाहिए। मदनी साहब कह क्या रहे हैं? क्या यह भड़काना नहीं है? क्या एक वर्ग को आप भड़काना नहीं चाहते हैं? मदनी साहब, ओवैसी साहब, आप सभी उस ओहदे पर बैठे हैं जहां से आप जोड़ने का काम कर सकते हैं, ना कि भड़काने का। लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना, चाहे वो फिलिस्तीन के नाम पर हो, चाहे वो हिंदू फोबिया को आगे करके हो। सवाल कई और है, लेकिन फिलहाल वो बड़े सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला और बड़ा ये कि भड़काऊ पैंतरा नया, क्या मुस्लिम लड़कियां अब नया मोहरा बनाई गई हैं? सवाल यह भी कि भारत में मुस्लिम टारगेट है, यह हकीकत या फिर हिंदू फोबिया? सवाल यह भी कि बीच चुनाव में मदनी के बयान पर हंगामा, इसका मतलब क्या है? सवाल यह भी है कि वोट के लिए कुछ भी बोलेंगे ओवैसी मदनी, क्या यही करेंगे? और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई दाढ़ी और कपड़ों पर आई, जो बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही। मैं शुभरास्ता आपसे एक बात समझना चाहता हूं। जो बातें मदनी ने कही है, मौलाना अरशद मदनी ने, कि लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें किक मिलती है क्या हिंदू धर्म पर बोलकर, कि हिंदू धर्म में एक जाति से दूसरे जाति में शादी नहीं होती। न जाने कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस हुई होंगी और होती नहीं है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। राकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मदनी साहब का जो बयान है उस पे वो उस बयान को तूल भी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। ऐसे बयानों को, जो अंग्रेजी में कहावत होती है निप इट इन द बड, वो वाली स्थिति है, करना ही चाहिए। इसके पीछे संदर्भ ये दिया जाएगा कि लव जिहाद नाम की एक चीज है जिसको लेकर के एक नैरेटिव सेट किया जाता है, उसके खिलाफ एक तरीके से मदनी साहब बोल रहे हैं। आपके पैनल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की बात करेंगे, इसलिए मैं पहले ही प्रिएम्प्टिवली उसका जवाब दे देती हूँ। लव जिहाद के जहां तक मामले हैं राकेश जी, ये डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। केरला असेंबली के फ्लोर पर उन केसेस की बात की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। मैं मदनी जी को चैलेंज करती हूँ कि वो जिन केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उन केसेस को लेकर के एक वाइट पेपर मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे बीच में आ जाना चाहिए, जिसमें वो बताएं कि अमुक प्रदेश में, अमुक जिले में, अमुक गांव में ये किस्सा हुआ, और एक नहीं 1000 किस्से हुए, तब भी तो एक अच्छा खासा सैंपल होगा ना जिसपे बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं कर पाते राकेश जी, तो सीधा सीधा ये माहौल को विषाक्त करने का एक प्रयास है, जिसकी चर्चा मदनी जी ने खुद की है। तो ऐसे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को संज्ञान लेते हुए मदनी टाइप के मौलानाओं को सीधे बंद कर देना चाहिए हवालात में, और उनको सख्त चेतावनी दी जानी चाहिए कि देश का माहौल इस तरीके से खराब न करें। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया, मुसलमान बेटियों के लिए एक अलग कॉलेज और स्कूल बनाने की व्यवस्था करने की बात की। मदरसे हैं, ऐसा नहीं है कि मदरसे नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मदरसे में बहुतायात में जाकर के हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि शरिया कानून के तहत इस देश में सारी चीजें रन करनी चाहिए, तो पहले मदनी साहब कहें कि हम संविधान में संशोधन चाहते हैं। हमारे देश का संविधान एक सेक्युलर देश की हिमायत करता है, और हम कुछ लोग पसंद करें, कुछ ना पसंद करें, लेकिन हम सेक्युलर हैं। अगर मदनी को इस बीच चीज से दिक्कत है, तो वो सिर्फ अपनी बेटियों के बारे में क्यों बोल रहे हैं? वो एक रेफरेंडम करवा लें, जो मुसलमान चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह एक नया
एक 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 नए तरीके से व्यवस्था, जिनको चाहिए वो चले जाएं, या पाकिस्तान है वहां जा सकते हैं वो। उसके अलावा भी उनको पसंद नहीं आता तो नहीं, कई सारी बातें तो बहुत सारी लोगों को शुभ रास्ता कानून की पसंद नहीं आती हैं, संविधान की पसंद नहीं आती हैं। क्या करें हम ऐसे लोगों का? तो फिर तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं राकेश जी, ऐसे लोग तो फिर उसी संघ परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं जिसकी आलोचना ये करते हैं। इनका कहना है ना कि संघ चाहता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, इनकी भाषा है। तो मैं कहती हूँ कि फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो फिर आप लोग दोनों हिमायत कीजिए ना। ठीक है, कि हाजिर खान जी, इस देश में एक अलग मुल्क जैसी व्यवस्था चाहिए क्या? पाकिस्तान जैसी एक अलग से व्यवस्था चाहिए क्या हाजिर खान जी? मुझे नहीं लगता अलग से व्यवस्था नहीं चाहिए। इनको इतना ही बोल दिया जाए ना अगर एजर्ट करके राकेश जी, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, ये जो हर रोज आकर के माहौल खराब करते हैं, अपने आप माहौल खराब करना बंद कर देंगे। ठीक है, इनको बहुत सख्ती से इस देश के कानून के बारे में, इस देश की व्यवस्था के बारे में बताना होगा। सुनिए मैडम, जरा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ ये संविधान से चलेगा, चाहे अरशद मदनी साहब हों या मैडम हों, या हिंदुस्तान में और जो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की बात करें या खालिजिस्तान की बात करें, वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ है। हम इस देश के नवासी हैं और ये जमीयत उलमा हिंद वो है जिसने 6.5 लाख लोगों की कुर्बानी दी है देश की आज़ादी। इन मैडम ने कितनी दी और इनके मिलने वालों ने कितनी दी? ये कौन सी बात हो गई? मुझे नहीं मालूम। ये कौन सी बात हो गई कि मैडम ने कितनी दी, इनके जानने वालों ने कितनी दी? मैं ये कह रहा हूँ अरे ये देश कुर्बानी दी हाजी खान जी। अरे भाई, अकेले हिंदू, अकेले मुस्लिम, अकेले सिख, अकेले ईसाई ने नहीं दी है। तो मत ऐसी बातें करिए। लेकिन जो सवाल था उस सवाल पर टिके रहिए। क्यों चाहिए एक अलग तरीके की व्यवस्था? हमें क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? भड़काने वाला जो भी है, हम ये कहते हैं भड़काने के वाले कोई भी हो वो देश के हित में नहीं है। साहब ने भड़काया कि नहीं भड़काया? मदनी साहब ने अपनी राय रखी है, राय रखना ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं? ये कहना कि हिंदू राष्ट्र बनाना ये जुर्म है। भड़काया कि नहीं? राकेश जी ये जुर्म है, ये संविधान के खिलाफ है। हाजी खान, शुभ रास्ता ने अपनी इतनी बातों में हिंदू राष्ट्र की बात कही? मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कहे, मैंने कहा, किसी ने कही, सवाल आपसे पूछा तो आपने हिंदू राष्ट्र का सूर क्यों छेड़ा? वो गलत। मैं पूछ रहा हूँ एक लाइन में सवाल कि मदनी ने भड़काया या नहीं आपकी नजर में? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लड़कियों को वो एजुकेशन के लिए कह रहे हैं कि हम सेपरेट लड़कियों को करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है। देश की लड़कियां चाहे कई सारे रजिस्टर्ड मदरसे हैं, सरकार अनुदान दे। मॉडर्न एजुकेशन राकेश जी, मॉडर्न एजुकेशन और मदरसों में फर्क है। हिंदुस्तान में 4% लोग मॉडर्न एजुकेशन के लिए बड़ी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं। अरे भैया उसमें नहीं जा रहे, जो उसके लिए खोलो इलाकों में, ये कह रहे हैं उन्होंने। ये थोड़ी कहा कि हम मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम राष्ट्र की कोई बात आई, आपने क्यों ये सुर छेड़ा? मेरा आपसे सवाल है कि मदनी ने भड़काया या नहीं भड़काया? आपकी नजर में उनके बयान भड़काऊ हैं कि नहीं है? मदनी साहब ने एक राय रखी। भड़काना ये होता है कि किसी समुदाय को उसके खिलाफ किसी दूसरे समुदाय लड़कियों में कोई भड़काने वाली बात नहीं है। मैंने सवाल पूछकर गलती कर दी, शुभ रास्ता ने कुछ कहकर गलती कर दी। वो सिर्फ एक तंज के अंदाज में मेरा सवाल था नाजिया से। मैंने ये नहीं कहा कि आपने भड़काऊ बातें कही। नाजिया जी 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 जी, सूरा कुरान के सूरा 8 और सूरा अल अनफल में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, जो जंग बदर हुआ था, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई इस्लाम कबूल ना करे तो उसके घर को भी लूटो और उसकी घर की लौंडियों और बांदियों को। झूठ बोल रहे, झूठ मत फैलाओ, देश में गलत बयानी मत करो। ये कहा कि आज अमन का दिन है, आज सारे लोगों को आजादी है। ये बेवजह की बातें कर रही हो। नंबर बताया है। अरे उस सूरे में नहीं हुआ, वो वाकया हुआ है। सूरे में नहीं कुछ कहा गया। सूरा आई होगी बाद में। शान नुज़ूल वसल्लम का ऐलान किया कि बैतुल्लाह में छुप जाए वो अमन में, जो अपने घर में छुप जाए वो अमन में। औरतों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बूढ़ों को कत्ल नहीं। आप झूठ कर रही हो। एकदम चुप। नहीं, गलत बयानी करोगी तो बोलना पड़ेगा। लखनऊ से मौलाना जैद बोलता है कि 10 साल की लड़की एडल्ट होती है। पार्ट ऑफ द जोक, 10 साल की लड़की एडल्ट हो जाती है, उसका निकाह करना जायज है। ये जोक है जिंदगी के लिए। आप लोगों को मुसलमान लड़कियों की चिंता है, मौलाना अरशद मदनी को मुसलमान बच्चियों की चिंता है। अगर चिंता होती तो आज हम कहीं ना कहीं पहुंचे हुए होते, आज हम सफोकेटिव जिंदगी नहीं जी रहे होते। आपने हम लोगों को शिकंजे में बांध करके, बेड़ियों में बांध करके
हमारी जिंदगी बर्बाद की है। और आज जब लड़कियां मुंह खोल करके, मुसलमान लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, तो ये इन मौलानाओं को पसंद नहीं आ रहा है। और कुरान की आयतें बताओ तो हिजाब इनको पहन के मिर्ची 16 लगती है। 16 कुरान की गोल्ड मेडलिस्ट लिए बताओ तो हिजाब इनको पहन के। मिर्ची नहीं आप एक गलत बात बयानी क्यों लेकिन कर रही सही है, हैं? एक अरे बात भाई, लेकिन पढ़ना सही है। अलग चीज हाजी है। खान जी 1 मिनट रुक जाइए, हाजी खान जी 1 मिनट रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट समय दीजिएगा। पहले अजहरी साहब, इस देश में हिजाब पर खूब बवाल होगा, इस देश में 3 तलाक के लिए कानून आ जाए उस पर खूब बवाल होगा, जैसे सरकार ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। हलाला की बात होगी तो अलग से मौलाना उठ खड़े होंगे, तमाम बातें हैं जिस पर मौलाना उठ खड़े होंगे। इन सब चीजों के बीच में अगर मदनी ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो 3 तलाक का समर्थन क्यों नहीं किया? कानून आया तब नहीं समझ में आया कि मुस्लिम लड़कियों को कौन टारगेट कर रहा है? देखिए मुस्लिम राकेश भाई, हमेशा मुसलमान मर्दों ने टारगेट किया है। मैं किसी के बीच में नाज़िया आ रहा नहीं, हूं। अरे मैं किसी के बीच में अरे नहीं बोलिए। बोला। राकेश भाई आपसे है, आप सवाल भी करते हो और आप भी झगड़ा करने लगते हैं। आप हमें ये बताएं कि आपके मजहब के खिलाफ कोई बोलेगा या सरकार कोई कानून लेके आएगी या आपके मजहब के मामलों को बार बार दे देगी, तो आप भड़केंगे या नहीं भड़केंगे? 3 तलाक कानून मजहब के खिलाफ था। आप हमें बताइए ना, अरे 3 तलाक आपके पर मजहब कानून में मजहब क्या के हो खिलाफ रहा था। है? हम कभी झांकने के लिए गए अजहरी हैं? साहब आप ही के पास हूं। हमने कभी किसी साधु, नाज़िया, किसी नाज़िया, बाबा, एक मिनट। किसी के लिए कोई आवाज उठाई है? नाज़िया शांत रहिए। 3 तलाक हमें आप कानून मजहब के बताइए, खिलाफ था। हमने किसी पर अरे आवाज, आप घुमा फिरा के मैं कह रहा हूं, मुसलमानों के 3 खिलाफ तलाक पर बोलने कानून वालों मजहब को के ले खिलाफ आते हैं। था या मुस्लिम बेटियों, मुस्लिम औरतों की भलाई के लिए था? आपको सही जानकारी नहीं है। आप जो लोग कानून बना रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक यही लोगों को दिखाते रहे। उनके पास नहीं थी बुलेट ट्रेन, उनके पास नहीं थी 200 करोड़ नौकरियां, उनके पास नहीं था कुछ भी। शेख हसीना हमें आप बताइए नाज़िया, देखिए नाज़िया से मेरी कोई बात नहीं है। राकेश भाई सुन लीजिए, नाज़िया जैसी आजाद ख्याल लड़कियों को आप मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना छोड़ दें। एक मिनट रुकिए, डाउन करिए। राकेश भाई आप हैसियत में रहिए। मैं आपसे साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप ये मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाली नमो नेहाद मुस्लिम लड़कियों को ला करके मुसलमान और इस्लाम को टारगेट नहीं करने दिया जाएगा आपको। बहुत हो गया ये। राकेश भाई कब तक आप इन आजाद पीसीआर आवाज डाउन करिए सबकी, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। अजहरी साहब, मैंने इसलिए आवाज डाउन करवाई क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे। नंबर 2 बात, मेरी हैसियत मत देखिए, ना तो मेरी हैसियत देखने की आपके अंदर हिम्मत है, तो एक बात मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मेरी हैसियत मत देखा करिए, नंबर 1 बात। और कोई पैनलिस्ट मेरी हैसियत ना देखा करे। हैसियत देखने और दिखाने के लिए आपको डिबेट में नहीं बुलाते हैं। और नंबर 2 बात, आपने कहा कि नाज़िया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिला की कोई जगह नहीं है क्या? मालूम है आप मुस्लिम विरोधी हो। नहीं, अरे मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म का भी उतना ही सम्मान करता हूं। आप झूठ बोलते हैं। आप हैसियत देखने की बात पर आ गए। आप कह रहे हैं नाज़िया आजाद ख्यालों वाली लड़की, तो क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? या महिलाएं आजाद ख्याल की नहीं हो सकती है इस्लाम में? अपनी आवाज खोल करके रखते हैं। क्या इस्लाम में आजाद ख्यालों वाली महिलाओं की कोई जगह नहीं है? जो बात अजहरी कह रहे हैं कि क्यों इतना तूल दिया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है नाज़िया को, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ओवैसी साहब ने कही, ये बार बार दाढ़ी, टोपी, शेरवानी, ये सब बातें करके लगता है कि मुसलमान आपके पक्ष में वोट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुभाष जी ने जो भाषा में बात कही, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये कहा कि जिनको परेशानी है वो चले जाएं। तो मोहतरमा, अगर आपको परेशानी है तो आप भारत से जहां जाना चाहे वहां जाएं। हम तो सन 47 में नहीं गए, तो अब 47 सेकंड भी बाहर नहीं जाएंगे अपनी मर्जी के बिना। नंबर 1 की बात। दूसरे नंबर की बात, अगर किसी मजहबी उलमा ने ये बात कही है एजुकेशन को लेकर,
तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ये बेचारे अंधभक्त हैं, ये कभी कॉन्स्टिट्यूशन समझते नहीं है, बस वो अंधे में चले रहते हैं कि राम राज आ गया, राम राज। अच्छी बात है, राम राज आ जाए, राम राज के तरीके से आए, वो ज्यादा बेटर है। पर मुझे लगता है कि संविधान सबसे सटीक और सबसे सर्वोच्च और सबसे ऊपर है, और उसी संविधान में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक मिले हैं अपने इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, रिलीजियस ग्राउंड पर भी और सोशल ग्राउंड पे भी। तीसरे नंबर की बात आपने कही कि भाई महिलाओं के, मुसलमानों के होने की बात कही, तो देखिए मैं आपको बताऊं अब इसके अंदर में कि इस्लाम के अंदर में हमारे यहाँ महिला या पुरुष का 7 जन्मों का साथ नहीं होता। अगर कहीं किसी शौहर कोई शराबी मिल गया तो बाकी दानिश, ये सवाल ही नहीं था कि कितने जन्मों का साथ होता है। दानिश, सवाल ये था कि क्या इस्लाम में आजाद ख्याल वाली महिलाओं की जगह नहीं है क्या? मत करिए सवाल ये जो हजारी साहब कह रहे थे नाजिया को लेकर। देखिए सुनिए मेरी बात, शिवराज साहब, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं। सवाल यहाँ ये है कि इस्लाम अपने आप में आजाद है, लेकिन शरीयतन जो बैरिकेड्स हैं वो मेरे लिए भी हैं और महिलाओं के लिए भी हैं, पुरुष के लिए भी हैं, तमाम लोगों के। लेकिन अगर तुम अल्लाह के रसूल के कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे या कुरान को कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करोगे तो मुझे लगता है कि शायद उसी लहजे में हजारी साहब ने कहीं कहने की कोशिश की है, वो अपनी बात खुद रखें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप देख लीजिए, जिस दौर में अल्लाह के रसूल ने नबूवत का वो ऐलान हुआ, सबसे पहले महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षा जो सुनिश्चित की, वो आप देख लीजिए तारीख में और किसी मदद दानिश, शिवराज साहब आपसे कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए उनको। बात की जाए दानिश, तो महिलाओं को सबसे आपकी बात पर जो आपने शिवराज साहब को कोट किया उस पर कुछ कहना चाह रही है, फिर आप उनका जवाब दे दीजिएगा। शिवराज साहब। राकेश जी, मुझे लगता है दानिश जी की आदत हो गई है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो रखना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए भारत छोड़कर पाकिस्तान। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जिन उलेमाओं को ऐसा लगता है कि यहाँ रहने से उनकी बेटियों की इज्जत नहीं मिल पा रही है उनको, या उनके खिलाफ साजिश की जा रही है, या उनके लिए अलग स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं। वो उस भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा देश के सेक्युलर संविधान से संगत नहीं है। मैंने उनके बारे में कही, लेकिन दानिश कुरैशी जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं और जो ब्रीफ उनको देकर भेजा जाता है टेलीविजन चैनल पर, वो अपने ब्रीफ पर अमल करते हुए ये सारी बातें कह रहे हैं। ये मेरे खिलाफ ही क्यों, ये नाजिया के खिलाफ भी बोलेंगे। ठीक है, आज आपके डिबेट में एक तेज तर्रार, अच्छी अपने विचारों की प्रवक्ता को ऐसा कह दिया गया कि ये खुले ख्यालों वाली लड़की है। और क्या आप और हम राकेश जी नहीं समझते कि जिस भाषा में इसका प्रयोग किया गया उसका लोक में क्या होता है? थोड़ा समय कम है दानिश, जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इस बात पे दानिश कुरैशी का तो मुंह नहीं खुला। तब तो इनको नहीं लगा कि हमारे समाज की एक मुसलमान बच्ची को यहाँ बैठ करके जो जवाब दिया है मैं आपको बता दूं, दरअसल उनको ये पता ही नहीं है दिक्कत क्या है सुभराष्ट्र जैसे लोगों की। उन्होंने संविधान न समझा है न जाना है। आर्टिकल 30 अगर पढ़ लेती तो उनको ये समझ में आ जाता कि भाई अपने अपने इंस्टीट्यूट बनाने की सत्ताएं हैं, और वो सत्ताओं का इस्तेमाल करके चाहे मदनी जी हो चाहे ओवैसी साहब हो, हर लोग कर सकते हैं। लेकिन इनको आपत्ति है कि या तो इनको ज्ञान नहीं है, या तो फिर इस देश के अंदर में ध्रुवीकरण की राजनीति के जो एजेंडा लेके ये चल रहा है उसके चलते ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इससे विशेष तो कुछ भी नहीं है। क्यों कोई चला जाएगा जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना सटीक है, सचेत है, जिसमें जगह है हमारे पास, तो क्यों कोई जाने की बात करेगा? और क्यों देश से ये जवाब? आजारी साहब, नाजिया को सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। नाजिया 30 सेकंड। मामले में हमने जी ऐसा है कि मुझे जिस हिसाब से ये मौलाना साहब ने कहा है, अरे चुप हो जाइए दानिश जी, बहुत बोलते हैं। दानिश प्लीज 30 सेकंड। जरा सुनने की आदत रखिए। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। मुझे पता है मुसलमान मर्द औरत को सुनना पसंद नहीं करते हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। 30 पारा कुरान है, 30 पारा कुरान है, और कुरान के 30 पारे में बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, वो वर्किंग वुमेन थी, बिजनेस टाइकून चलाती थी, और उन्हीं के पैसे पर, बीबी खतीजा के पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया था। और वो जब कारोबार करती थी तो वो मर्दों से सबसे मिलती थी। हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जंग के मैदान में चली खड़ी हो गई थी जंग लड़ने के लिए, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बिना मर्द के बच्चा पैदा कर दिया, तो इतनी ताकतवर। मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त इतना ही। आदिक खान जी नहीं आ पाऊंगा, अजहरी साहब नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अजहरी साहब ये नहीं कहना चाहिए था कि आजाद ख्यालों वाली महिला है। मेरा ये चैनल
सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।